कल के वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप और साथ साथ वलय का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिन पर आधारित प्रश्न हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह कोई वृत्त है। इस वृत्त को जब व्यास की सहायता से दो हिस्सों में बांट दिया जाता है तो वृत्त जो होता है दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब जब एक ही क्षेत्रफल दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए तो प्रत्येक हिस्सा जो होता है अपने पूर्ण का आधा हो जाता है। यानी पाई आर स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो इसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल जो होगा वह पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2, या इसी को हम लोग लिखते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1/2 पाई आर स्क्वायर जो है वही पाई आर स्क्वायर बटा 2 है। क्योंकि हम 1/2 से अगर पाई आर स्क्वायर में गुना करते हैं तो यह पाई आर स्क्वायर बटा 2 बन जाता है। तो दोनों सेम है, एक ही है। तो आप दोनों में से जैसे चाहे वैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना जाने कि कैसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलता है। अब हम लोग इस अर्धवृत्त की परिधि और परिमाप को निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे दो बराबर हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। अब हम लोग इसको इससे जोड़ लेते हैं और समझते क्या है हम लोग कि यह वही वृत्त है जो कट करके दो अलग अलग हिस्सों में बराबर हिस्सों में बट गया है और प्रत्येक जो है सो अर्धवृत्त है। अब हमें अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है पहले। तो अर्धवृत्त की परिधि, देखिए पहले यानी कि जब यह वृत्त था तो परिधि और परिमिति, परिमाप ये सब एक ही टर्म थे। लेकिन जैसे ही यह वृत्त दो बराबर हिस्सों में कट जाता है, यहाँ पे परिधि और परिमाप दो अलग अलग टर्म बन जाते हैं, दो अलग अलग शब्द बन जाते हैं। इसमें परिधि का मतलब सिर्फ यह वक्र रेखा की माप होती है। अर्थात इस अर्धवृत्त को बनाने में जितना वक्र रेखा लगा है, इसी वक्र रेखा की माप को हम लोग परिधि कहते हैं। तो एक ढंग से देखें हम लोग कि पहले यह जो वृत्त था, इस वृत्त की यानी कि इस वृत्त की परिमाप यानी कि उसकी परिधि जो थी 2 पाई आर थी। अब इसे दो बराबर हिस्सों में बांट देने से क्या हुआ कि वृत्त का आधा हिस्सा इस अर्धवृत्त में चला आया और आधा हिस्सा इस अर्धवृत्त में चला आया। यानी कि अगर हमें सिर्फ इस वक्र रेखा की लंबाई को मापनी हो तो हमें वृत्त के परिधि को आधा करना पड़ेगा। तो आधा करके हम इस परिधि को माप सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं कि इसको आधा कर देते हैं। तो आधा कर देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ पाई आर। इसका मतलब है कि अर्धवृत्त की अगर परिधि हमें ज्ञात करनी हो, अर्थात इस वक्र रेखा की लंबाई अगर ज्ञात करनी हो, तो हम सिर्फ पाई आर की सहायता से इस लंबाई को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर हमें इसका परिमाप ज्ञात करना हो, अर्थात इस अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात करनी हो,
तो इस परिमिति को बताने के लिए हमें इस वक्ररेखा की लंबाई के साथ साथ इस व्यास की लंबाई को भी जोड़ के बताना पड़ेगा, अर्थात इसके सभी किनारों को आपस में जोड़ करके बताना पड़ेगा। तो हम जब अर्धवृत्त की परिमिति को लिखेंगे तो हमें इस वक्ररेखा की लंबाई अर्थात पाई आर और प्लस इस व्यास की लंबाई को इसमें जोड़ना पड़ेगा, और पाई आर में जब हम डी जोड़ देंगे तब जाकर के हम इसकी परिमिति को निकाल पाएंगे, अर्थात इसका परिमाप जान पाएंगे कि पाई आर प्लस डी है। और जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि इसमें व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो इस d के स्थान पे हम 2r भी लिख सकते हैं। तो पाई आर में जब 2r जोड़ देंगे यानी त्रिज्या का दोगुना जोड़ेंगे तो हमें परिमिति मिलेगा। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग कि r जो है सो दोनों में कॉमन है, तो r को अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 2 इंटू आर हो जाता है। तो आप इसमें से किसी भी सूत्र के द्वारा अर्धवृत्त की परिमिति को ज्ञात कर सकते हैं। और अर्धवृत्त की अगर परिधि अगर सिर्फ दिया गया हो तो परिधि का मतलब सिर्फ यह वक्ररेखा होता है, उसमें व्यास शामिल नहीं होता है। लेकिन परिमिति और परिमाप की अगर चर्चा की जाए तो इस वक्ररेखा के साथ साथ हमें इस व्यास को जोड़ करके भी बताना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे अर्धवृत्त में आकर के परिधि मतलब सिर्फ वक्ररेखा और परिमाप या परिमिति का मतलब इस वक्ररेखा के साथ साथ इस व्यास की लंबाई भी होती है। तो इस प्रकार से आप लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसकी परिधि और परिमिति तीनों ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए अब हम लोग वलय का क्षेत्रफल देखते हैं कैसे होगा। अब हम लोग वलय के क्षेत्रफल के विषय में जानेंगे। आइए देखते हैं वलय क्या होता है। वैसे तो वलय के विषय में कल पढ़े हुए थे कि यदि किसी वृत्त में से एक संकेंद्रीय वृत्त अर्थात समान केंद्र वाला वृत्त काट करके वृत्त से निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो शेष क्षेत्रफल बच जाता है, इसी क्षेत्रफल को हम लोग वलय कहते हैं। तो यही है सो वलय है, यही एरिया वलय है, इसी को हम लोग रिंग भी बोलते हैं। तो अब हमें वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक ढंग से अगर हम देखें इसमें तो दो वृत्त बना हुआ है। एक वृत्त छोटा है जिसकी त्रिज्या छोटी है, एक वृत्त बड़ा है जिसकी त्रिज्या बड़ी है। तो हम लोग छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को छोटे आर से और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को बड़े आर से सूचित कर देते हैं। और आप लोग अगर ध्यान दें यहाँ पर तो इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाए तो हमें इस वलय का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। एकदम सीधी सी बात है। हम इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो यह क्षेत्रफल बच जाएगा, और यही क्षेत्रफल क्या है तो वलय का क्षेत्रफल है। तो आइए हम लोग इसे लिखते हैं, वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई छोटा आर स्क्वायर। तो हम लोग बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटा दें तो हमें वलय का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों में पाई कॉमन है, तो हम पाई को अगर कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचता है। तो बड़े आर स्क्वायर बड़े आर के वर्ग में से छोटे आर के वर्ग को अगर घटा करके जो मान प्राप्त होता है उस मान से अगर पाई को गुना कर दें तो हमें वलय का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और एक और चीज़ आप ध्यान दें, पहले पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस ढंग से अगर हम इसे सजा दें तो ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू आर प्लस आर
इंटू आर माइनस आर। तो इस प्रकार से आप वलय का क्षेत्रफल इन तीनों में से किसी भी सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। जो सटीक लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं जिस पर आधारित प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं वे कॉन्सेप्ट कौन से हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, दो छोटे छोटे वृत्त दिए गए रहते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या m दी गई हो और इसकी त्रिज्या n दी गई हो और आपसे कहा जाए कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो आइए एक बड़ा सा वृत्त हम लोग बना लेते हैं और इसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है और हमें यहाँ बताना है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए इस वृत्त की परिधि निकालते हैं, C1 मान लेते हैं इसको, सरकमफ्रेंस 1 अर्थात परिधि 1 मानते हैं इसको। तो परिधि का सूत्र 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r के जगह पर m है तो हम यहाँ m लिख देते हैं और इस वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं हम। तो 2 पाई r यानी 2 पाई n लिख देते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर हो। तो इस वृत्त की परिधि को हम C मान लेते हैं। तो C जो होगा दोनों के योगफल के बराबर होगा यानी 2 पाई m प्लस 2 पाई n। अब देखिए दोनों में 2 पाई है सो कॉमन है, तो 2 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ गया, कोष्ठ में m प्लस n आ गया। अब हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि वृत्त की परिधि यानी C बराबर 2 पाई r हो और हमें r ज्ञात करनी हो तो इस 2 पाई को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो 2 पाई यहाँ गुना के रूप में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा यानी C बाई 2 पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए यानी r बराबर लिखेंगे C बाई 2 पाई और C कितना निकला है, तो 2 पाई इंटू m प्लस n बाई 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा, m प्लस n यानी कि यहाँ की त्रिज्या m प्लस n हो गई। तो इसकी त्रिज्या m प्लस n अर्थात इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर इस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यह चीज हमें यहाँ सीखने को मिला कि अगर प्रश्न में दिया गया हो, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे दी गई हो और कहा जाए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, सीधे ही हम दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को जोड़कर बता सकते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। अर्थात एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे, जैसे मैं कहूं कि दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या जो है सो 10 है 10 cm और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है सो 15 cm है और मैं पूछूं कि उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर अर्थात 15 और जोड़ 10 25 यानी उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 25 cm। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जब ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाएं तो हमें सॉल्व करने के लिए उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम क्या करेंगे कि दोनों का योगफल निकाल लेंगे और आंसर लिख देंगे, जैसे हम लोग यहां लिखे हैं 25 cm। चलिए एक दूसरा कंसेप्ट है उसको देखते हैं। अब ऐसे ही प्रश्न जो है क्षेत्रफल पर भी आधारित आते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा वृत्त दे दिया जाता है, इसका त्रिज्या m और दूसरे वृत्त की त्रिज्या n हो और कहा जाए
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो मान लीजिए कि वह वृत्त यह है जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, और हमसे पूछा जाता है कि उसकी त्रिज्या बताइए कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आइए हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एरिया से क्षेत्रफल होता है, तो इसके क्षेत्रफल को A1 मान लेते हैं हम लोग, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ का r जो है सो m है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, पाई r के स्थान पर m लिख देते हैं। तो पाई m स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इस वृत्त का क्षेत्रफल A2 से स्वीत करते हैं और इसको हम लोग पाई n स्क्वायर लिख देते हैं। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, इसलिए हम लोग इसके क्षेत्रफल को a से स्वीत करते हैं और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं आपस में, अर्थात पाई m स्क्वायर प्लस पाई n स्क्वायर, पाई n स्क्वायर। अब देख रहे हैं हम लोग कि दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई को हम कॉमन यहाँ से ले लेते हैं, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मैं आपको बताया हूँ कि त्रिज्या अगर हमें ज्ञात करनी हो तो पाई जो है सो यहाँ गुना के रूप में है, इधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा। यानी आर अगर हमें निकालना है तो a बटा पाई लिखेंगे, और उसके बाद जब स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यह रूट में चला जाता है, अर्थात रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ से त्रिज्या निकालना चाहते हैं, तो रूट अंडर एरिया बटा पाई हो जाएगा, और इसका एरिया जो है वह है पाई इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और बटा पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अर्थात इसकी त्रिज्या जो होगी इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के वर्गों के योगफल का वर्गमूल होगा। अर्थात हम यहाँ पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट अंडर लिख देंगे, अर्थात m स्क्वायर और n स्क्वायर के योग का वर्गमूल निकाल देंगे, तो वह जो होगी सो इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि इस वृत्त की त्रिज्या है 12 cm और इस वृत्त की त्रिज्या है 5 cm, और क्वेश्चन कहा जाए हमसे कि उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, सीधे इसकी त्रिज्या बताने के लिए 12 का वर्ग और 5 का वर्ग निकाल करके उसका योग निकालेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, वही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे हम और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, यानी रूट अंडर 169, यानी कि कितना, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो इस वृत्त की त्रिज्या जो होगी सो क्या हो जाएगी, 13 cm। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न भी जब आए कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हों और पूछा जाए कि उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर हो, तो हम उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। उसका वर्गमूल जो आएगा वही क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट ही हम जाने। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुनी कर दिया जाए तो उसकी परिधि में क्या फर्क आएगा, यानी उसकी परिधि कितनी गुनी हो जाएगी। तो आइए मैं एक वृत्त लेता हूँ, इसकी त्रिज्या को मैं r मान लेता हूँ और मैं त्रिज्या को n गुनी कर दे रहा हूँ, अर्थात दूसरी वृत्त की त्रिज्या जो है इस r की n गुनी है, यानी r को हम n से गुना कर देते हैं
तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, Rn हो गई। अब इस वृत्त की परिधि इस वृत्त की परिधि की कितनी गुनी हो गई, या इन दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या हुआ, इसे अब हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। इस पहले वृत्त की परिधि को हम क्या करते हैं, C1 मान लेते हैं, और C1 निकालते हैं तो परिधि का सूत्र 2πr होता है। तो 2πr इस वृत्त की परिधि हो गई, क्योंकि इसकी त्रिज्या को हमने r ही मानना है। अब इस वृत्त की परिधि को निकालने जा रहे हैं, तो C2 निकालने जा रहे हैं, तो 2πr होता है सूत्र। तो 2π और गुने r जो है यहाँ पे इस r को n गुने कर दिया गया है, अर्थात Rn है, तो Rn है। तो इसकी परिधि क्या हो गई, 2πRn। तो हम क्या किए, दोनों वृत्तों की परिधियों को ज्ञात कर लिए हैं। अब दोनों का अनुपात हमें निकालना है, तो C1 अनुपात C2 करेंगे हम। तो लिखेंगे 2πr अनुपात 2πRn। तो 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, और इसकी इन दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात 1:n हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या को जितनी गुनी करते हैं उसकी परिधि भी उतनी ही गुनी हो जाती है। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुनी किया जाए तो दूसरे वृत्त की परिधि जो होगी वह भी n गुनी हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ एक वृत्त की त्रिज्या जो है 2 है, और एक दूसरे वृत्त की त्रिज्या को अगर 10 दिया गया हो, तो पूछा जाए आपसे कि इस वृत्त की परिधि इस वृत्त की परिधि की कितनी गुनी होगी, तो सीधे हम त्रिज्या को देखेंगे कि त्रिज्या कितनी गुनी है। तो त्रिज्या 5 गुनी है, तो इसका मतलब होगा कि इस वृत्त की परिधि इस वृत्त की परिधि की 5 गुनी होगी। अर्थात इस बड़े वाले वृत्त की परिधि जो है इस छोटे वृत्त की 5 गुनी हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या जो है सो 5 गुनी है। ठीक है। और अनुपात अगर हमें ज्ञात करना हो कि दोनों का अनुपात बताइए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे r त्रिज्या था, यहाँ का त्रिज्या Rn कर दिया गया, अर्थात n गुनी कर दिया गया। तो दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात अगर हमसे पूछा गया है तो सीधे अनुपात क्या आया, तो 1:n, यानी जितना गुना करेंगे परिधि भी उतनी गुनी हो जाएगी। तो 1:n। इस तथ्य को हम लोग अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुनी कर दी जाए तो प्राप्त नए वृत्त की परिधि पुराने वृत्त की परिधि की n गुनी हो जाएगी। अर्थात प्रश्न ऐसे हो कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 5 गुनी कर दी जाती है तो प्राप्त नए वृत्त की परिधि पुराने वृत्त की परिधि की कितनी गुनी होगी, तो हमारा आंसर सीधे होगा 5 गुनी होगी। 10 गुनी अगर कर दी जाए तो हमारा आंसर 10 गुनी होगी। अगर 20 गुनी कर दी जाए कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 20 गुनी कर दी जाए तो प्राप्त नए वृत्त की परिधि पुराने वृत्त की परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी, तो हमारा आंसर सीधे होगा कि 20 गुनी हो जाएगी। आइए एक और कॉन्सेप्ट को जानते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ऐसे हो कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुनी कर दिया जाए तो प्राप्त नए वृत्त का क्षेत्रफल पुराने वृत्त के क्षेत्रफल की कितनी गुनी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम लोग। इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, हम a मान लेते हैं, a1 मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है πr², तो सीधे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अब इसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो, इसको a2 मान लेते हैं हम, तो इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो पाई r के स्थान पर Rn है, तो यहाँ Rn का स्क्वायर करना पड़ेगा, अर्थात πr² n² हो गया। अब देखिए अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम a1 अनुपात a2 करेंगे, तो हो जाएगा πr²
अनुपात पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 अनुपात एन स्क्वायर। अर्थात प्रश्न का उत्तर ये हो रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुनी कर दी जाए तो प्राप्त नए वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह पुराने वृत्त का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अर्थात त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो प्राप्त क्षेत्रफल पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का 2 स्क्वायर गुना अर्थात 4 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना कर दिया जाए तो यह क्षेत्रफल 3 स्क्वायर गुना अर्थात 9 गुना हो जाएगा। 4 गुना करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो 25 गुना हो जाएगा। यानी जितना गुना हम करेंगे उसके वर्ग के बराबर जो होगा सो उतना गुना इस नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तथ्य को हम लोग अपनी कॉपी में ऐसे नोट कर सकते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को n गुनी कर दिया जाए तो प्राप्त नए वृत्त का क्षेत्रफल पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अर्थात अगर त्रिज्या को 2 गुना किया जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना, 3 गुना किया जाए त्रिज्या को तो क्षेत्रफल 9 गुना, 5 गुना किया जाए त्रिज्या को तो क्षेत्रफल 25 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से जैसे प्रश्न पूछा जाए प्रश्न को पूछते ही आप लोग आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि एक वृत्त की त्रिज्या को अगर 7 गुना कर दिया जाए तो 7 गुना करने पर जैसे मान लीजिए कि यह r है, यह 7r हो जाए तो इस वृत्त का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा कि इस वृत्त का क्षेत्रफल पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का 7 स्क्वायर गुना अर्थात 49 गुना हो जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।